हेलो एवरीवन, ये लेखांकन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। टोटल मैंने बोला है 5 वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अकाउंटिंग बिल्कुल भी अभी स्टार्ट नहीं किया था। बस इस 5 वीडियो को आपको कई बार देखना है और ढेर सारे MCQs को आपको सॉल्व करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और साथ ही हम जितने भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके सेक्शनल MCQs भी करा रही हूँ। मतलब जो भी वीडियो, जैसे अभी मैं ये चीज़ें जो भी पढ़ाऊँगी, अभी डबल एंट्री सिस्टम मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs को आगे बताऊंगी इसी वीडियो में। इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्टिव चीज़ आपको जाननी है वो सब्जेक्टिव आप जानेंगे। उसके बाद जिसको आपको डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके MCQs में कवर हो जाएंगे। और जो भाषाएं आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न उत्तर आपको देगा, तो आपको इस भाषा का एकदम शुद्ध अर्थ आपको नहीं जानना है। अगर शुद्ध अर्थ जानेंगे तो हो सकता है कि ये वाले जो हार्ड वर्ड है तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि जैसा पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के बारे में। इटली के हो सकता है आपको ये राइटिंग थोड़ी सी समझ में ना आए, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी फटाफट वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है हम लोगों को अभी। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या होता है? तो इटली के वेनिस नगर के निवासी हैं लूकास पेसियोली। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो लूकास पेसियोली हैं। लूकास पेसियोली जो है इटली के वेनिस नगर के रहने वाले हैं। इनको दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो कि ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे लैटिन होगा। इनकी पुस्तक है लैटिन भाषा में, उसका नाम है डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस। डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस ये पुस्तक है जिसमें कि दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक में डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस में किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। और साथ ही इसमें पुरानी प्रणाली में सुधार करके तुलन पत्र क्रय विक्रय बहियों के प्रयोग की बात कही गई है। और इस प्रणाली के बाद क्रय विक्रय, तुलन पत्र, लाभ हानि खातों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। और इन्हीं पर बहुत लंबे समय से शोध कार्य भी चल रहा है। जैसे कि हमारे देश में दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स है और कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंट है। इस प्रणाली पर निरंतर शोध कार्य कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारे देश में प्रयोग की जानी शुरू हुई है और तब से इस प्रणाली पर निरंतर शोध कार्य चल रहा है। डबल एंट्री सिस्टम एक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध, सरल और स्पष्ट सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। एक तो पाने वाला पक्ष होता है जिसको डेबिट कहा जाता है, और दूसरा देने वाला पक्ष होता है जिसको कि क्रेडिट कहा जाता है। अब कोई भी सिस्टम आए, कुछ भी नया हो तो लोग कुछ ना कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब ये डबल एंट्री सिस्टम आया तो बहुत लोगों की अलग अलग मत था, अलग अलग परिभाषाएँ थी। तो एक आध परिभाषा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 3 परिभाषाएँ ली हैं। पहला है पुस्तपालन की वह प्रणाली जिसको कि सार्वभौमिक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यवहार के नाम के साथ उसका दूसरा पक्ष जमा है। ये दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ये किसने कहा है? विलियम विकर्स ने कहा है। RN कार्टर ने कहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वो प्रणाली है जिसमें कि वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों के द्वारा लेखा किया जाता है। और तीसरा परिभाषा MJ केलर का है। इन्होंने कहा है कि एक उपक्रम में लेखा कर्म की सामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली होती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यवहार के 2 लेखे किए जाते हैं, एक नाम और दूसरा जमा। तो ये 3 लोग हैं जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को आप ज़रूर से याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि हमें क्या लाभ हुआ है डबल एंट्री सिस्टम से, क्या क्या लाभ हुए हैं, उन लाभों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है ये बहुत ही स्पष्ट और सरल प्रणाली इसको मानी जाती है। सबसे पहली बात कि हमें वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है इस प्रणाली से। इस 3 नियमों के अंतर्गत लेखा किया जाता है। कौन से 3 नियम? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। इसमें हम जान सकते हैं कि व्यापार में कितनी संपत्ति लगी है, कितना दायित्व है। इस आधार पर हम आगे की योजना बना सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ों का हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसमें देखते हैं ना कि हमें उसमें लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, फिर उसी के बाद हम आगे का प्लानिंग करते हैं कि क्या हमें इस पर और इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। और क्या लाभ हुआ है? लेन देनों का पूर्ण लेखा हो जाता है इस ज़रिए से।
इसमें खातों को 3 भागों में लेखांकन किया जाता है। कौन कौन से? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता भी कहा जाता है। इस तरह विभाजित करके, तीनों खाताएं विभाजित करके व्यवहारों, लेन देनों का विवरण किया जाता है। इसमें सभी खातों का शेष जो है, इससे क्या होता है, ये जो सिस्टम है इससे क्या हो जाएगा, तीनों नियम कि खातों का शेष जो है वो सफलतापूर्वक पता चल जाता है कि कौन से खाते में जा रहा है। इसके अलावा खातों की शुद्धता का पता लगना। प्रत्येक सौदे, घटना और लेन देनों के 2 प्रमुख पहल होते हैं। इस सिस्टम में सभी लेन देनों के नाम और सभी लेन देनों को नाम और जमा किया जाता है और सारे लेन देनों के नाम पक्ष का कुल योग और जमा पक्ष का कुल योग बराबर होने के कारण क्या होता है, कपट और धोखे की संभावना कम हो जाती है। यानी कि हमें डबल एंट्री सिस्टम से ये भी लाभ हो गया कि खातों की शुद्धता का पता चल जाता है, धोखा होने की संभावना कम हो जाती है, शुद्ध लाभ की गणना हो जाती है। तुलन पत्र बनाने के बाद व्यापारी खाते, लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। तुलन पत्र के बाद, तुलन पत्र बनाने के बाद ये चीज़ किया जाता है। व्यापारी खाता में सकल लाभ और लाभ हानि खाता में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। इस चीज़ को एक बार और ध्यान से सुनिए। तुलन पत्र जो बैलेंस शीट होता है उसको बनाने के बाद जो बिजनेस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, आर्थिक चिट्ठा, उसको तैयार किया जाता है तुलन पत्र बनाने के बाद। व्यापारी खाता में सकल लाभ होता है और लाभ हानि खाता में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। व्यापारी खाते में सकल लाभ की गणना की जाती है और लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। इसके अलावा हमें क्या लाभ हुआ है डबल एंट्री सिस्टम से? व्यावसायिक सूचनाओं का आकलन में हो जाता है, आकलन लगा सकते हैं हम। लेखों में देनदारों, लेनदारों, ऋणदाताओं, दायित्व, ऋण, ह्रास, विनियोग, बीमा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। सूचनाओं का आकलन सही रूप से किया जाता है जिससे कि व्यापार को सही स्वरूप निर्धारित किया जा सके, व्यापार का सही स्वरूप निर्धारित किया जा सके अगर हमें सारी चीज़ों का आकलन लग जाए तो। इसके अलावा हमें तुलन अध्ययन करने में, तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायक हो जाता है। गत वर्ष के लाभ, हानि, क्रय विक्रय का तुलनात्मक किया जाता है। इस व्यापार के विकास, इससे क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम से कि हमें व्यापार के विकास की प्रवृत्ति का भी ज्ञान हो जाता है कि अगर हम लाभ हानि, अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं उससे कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितना हमने माल खरीदा, कितना हमने भेजा, उन सारी चीज़ों का कंपेयर कर लेते हैं तो उससे व्यापार के विकास में प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है कि हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ये बिल्कुल लोकप्रिय प्रणाली है, इसको पॉपुलर मेथड कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली लगभग सभी देशों में एक समान रूप से लोकप्रिय है। बैंक, बीमा कंपनियों, पूंजी कंपनियां, निगम इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रणाली? डबल एंट्री सिस्टम का। अब ये सारे तो हम लाभ तो हम जान लिए, अब हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में कितनी बहियां हैं। बहियां यानी कौन कौन से बुक्स होती हैं और किस किस बुक्स में क्या क्या लिखा जाता है, इसके बारे में हम जानने वाले, क्योंकि बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले मोस्ट वांटेड, रोजनामचा यानी जनरल, जहाँ से आप भर भर के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता होगा आपको। रोजनामचा को प्रारंभिक लेख की पुस्तक नाम से भी जानने वाले रोजनामचा में क्या करते हैं, स्मरण बही या रद्दी बही के आधार पर सभी लेन देनों का विधि के अनुसार लेखा किया जाता है। रोजनामचा में स्मरण बही या रद्दी बही, समझ रहे हैं आप, जो सारी चीज़ें जितनी भी फालतू के, मतलब रद्दी बही, स्मरण बही आप कह सकते हैं, मतलब सारे जो अब तक की चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है। अब सारी चीज़ें लिखी गई, हो सकता है हम सारी चीज़ भूल गए हैं, लेकिन उस बही में अगर है तो हमको सारी चीज़ मालूम है क्या सही चीज़ें हैं। और या फिर रद्दी बही के आधार पर सभी लेन देनों का विधि के अनुसार लेखा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रोजनामचा बोलते हैं। अब रोजनामचा को ही फॉलो करते हुए लेज़र पे काम होता है। लेज़र में यानी खाता बही में रोजनामचा की प्रविष्टि को आधार मान करके, अभी तो रोजनामचा में क्या हुआ कि जितनी भी स्मरण बही या रद्दी बही के आधार पर सभी लेन देनों का विधि के अनुसार लेखा जोखा किया जाता है, ये तो काम जनरल ने कर दिया, रोजनामचा ने कर दिया। अब लेज़र क्या करेगा, लेज़र के लिए ये आसान हो जाएगा, रोजनामचा ने तो आगे का काम कर दिया है। अब रोजनामचा में जो एंट्री हुई है उसी को आधार मान करके खाता बही तैयार की जाती है। इसमें सभी संपत्ति, आय, व्यय और व्यक्ति का अलग अलग खाता खोला जाता है, वो लेज़र बुक में होता है।
कैश बुक में क्या होता है, जिसको हिंदी में रोकड़ बही कहते हैं। नगद, बैंक और बट्टा संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है, किसमें, रोकड़ बही में किया जाता है। क्रय बही में क्या होता है, क्रय बही को याद रखिए, क्रय रोजनामचा या बीजक बही भी कहा जाता है। क्रय बही को क्रय रोजनामचा या बीजक बही भी कहते हैं। और क्रय बही में जो माल उधार क्रय किया गया, जो माल हमने उधार खरीदा है, उसका लेखा किस में करते हैं, क्रय बही में करते हैं। विक्रय बही में बस इसका बिल्कुल उल्टा, जो माल उधार हमने बेचा है उसका लेखा हम किस में करेंगे, विक्रय बही में करेंगे, जिसको इंग्लिश में सेल्स बुक कहा जाता है। सेल्स बुक को दैनिक विक्रय बही या दैनिक क्रय बही भी कहा जाता है। अब एक विक्रय बही, एक विक्रय वापसी बही भी होती है और क्रय वापसी बही भी होती है। विक्रय वापसी बही में जब जो हमने उधार माल बेचा था उसको लेने के बाद किसी कारणवश माल हमें वापस अगर कर दिया जाए तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, विक्रय वापसी बही में करेंगे। और क्रय वापसी बही में क्या करेंगे, सेम वैसी चीज़, जो माल हमने खरीदा है उस माल को अगर हम वापस करेंगे तो उसकी एंट्री किस में होगी, क्रय वापसी बही में होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी बुक होती है, बहियाँ होती हैं। एक प्राप्य बिल बही होता है, जिसको बिल रिसीवेबल बुक कहा जाता है। प्राप्य यानी रिसीव में सभी देनदारों से स्वीकृत सभी प्रकार के विनियम, विपत्र, हुंडी प्रतिज्ञा पत्रों का उल्लेख किया जाता है, किसमें, प्राप्य बिल बही में। देय बिल बही में क्या किया जाएगा, सेम उसका उल्टा, जिसको बिल्स पेबल बुक कहा जाता है। व्यापारी जो भी बिल स्वीकार करता है इसमें उस देय बिल का लेखा किया जाता है। इसके अलावा एक लास्ट होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, जिसको जनरल प्रॉपर कहते हैं, मुख्य रोजनामचा। इसमें क्या होता है कि जो भी लेन देन और व्यवहार हमने रोजनामचा, खाता बही, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, जो भी सारी चीज़ों में हमने उल्लेख किया है, उन सारे बही, जितनी भी बहियाँ हमने पढ़ी हैं उन बहियों में नहीं किया जाता है। जो भी लेन देन और व्यवहार हम रोजनामचा में नहीं किया जाता है, लेज़र में नहीं किया जाता है, कैश बुक में नहीं किया जाता है। अब तक जितनी भी बुक हमने पढ़ी हैं, जो लेन देन और व्यवहार उन बुकों में नहीं किया जाता है उनका उल्लेख किस में होगा, मुख्य रोजनामचा में होता है। अब आगे हम ये देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की लेखांकन संरचना है। ये लेखांकन संरचना या प्रक्रिया को लेखांकन प्रणाली की अवस्थाओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। तो अभी आपने ऊपर ही जान लिया है कैसे कैसे क्या होता है। पहले लेन देन किया जाता है ना, लेन देन होता है, उसके बाद स्मारक बुक बनते हैं जिससे कि हमें वित्तीय स्थिति का ज्ञान होगा। फिर वो जाएगा किस में, रोजनामचे में, उसकी एंट्री होगी। उसके बाद खाता बही बनेगा, ठीक है। फिर खाता बही बनने के बाद वो क्या होगा, खाता बही जिसको हम लेज़र बोलते हैं, फिर वो तुलन पत्र में जाएगा। फिर कंपेयर किया तुलन पत्र में, यानी ट्रायल बैलेंस जिसको बोलते हैं, तुलन पत्र में जाएगा। उसके बाद वो लास्ट वाले फाइनल अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले लेन देन होगा यानी ट्रांजैक्शन होगा, फिर मेमोरेंडम बुक में जाएगा, उसके बाद वो रोजनामचा में जाएगा, उसके बाद फिर लेज़र में जाएगा, फिर तुलन पत्र में जाएगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनेगा। फाइनल अकाउंट में 3 तरीके के खाते होंगे। विनिर्माण खाता, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, मतलब खाता या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो सकता है, व्यापारी खाता हो सकता है, ट्रेंडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, लाभ हानि खाता हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में जाकर पता चलता है कि किस में ये जाएगा, और उसके बाद लास्ट में अंतिम खाते का विश्लेषण और निर्वचन होगा, एनालिसिस किया जाएगा कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ये संरचना होती है। आगे हम बात करेंगे खाता के बारे में। खाता कितने प्रकार की होती हैं, खाता क्या होता है। तो किसी व्यक्ति, फर्म, संपत्ति, आय, व्यय का लिखित वर्णन ही क्या होता है, खाता होता है, जिसमें एक तय समय पर रोजनामचा के अनुसार संबंधित उचित लेन देनों को मुद्रा के रूप में भी लिखा जाता है। तो खाता जो है, ये खाता एक मुद्रा के रूप में वर्णित विशेष प्रकार के लेन देनों का
औपचारिक लेखा होता है। खाता एक मुद्रा के रूप में वर्णित किसी विशेष प्रकार के लेन देनों का औपचारिक लेखा होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि खाता बही का प्रारूप कैसा होता है। खाता बही का ये प्रारूप है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। इधर आपका डेबिट होगा और इधर क्रेडिट नाम होगा। दो पक्ष आपने पढ़ा है ना, एक देने वाले का, एक लेने वाले का। तो डेबिट में वही डेट होगा, फिर जो पार्टिकुलर्स जो होंगे, और इसके बाद ये होगा जनरल फीस, फिर अमाउंट कितना हुआ वो बनेगा। इसी तरीके से क्रेडिट में भी होते हैं। कितने प्रकार के खाते होते हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। खाते जो हैं, हम जो भी लेन देन दैनिक जीवन में या फिर व्यवसाय से संबंधित जो भी लेन देन करते हैं वो हमेशा 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला, किसी व्यक्ति विशेष संबंध से लेन देन हो सकता है। संपत्ति, जायदाद या अधिकार से संबंधित कोई लेन देन हो सकता है। आय व्यय से संबंधित कोई लेन देन हो सकता है। तो हम जो भी लेन देन दैनिक जीवन में करते हैं या व्यवसाय में करते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। या फिर किसी विशेष व्यक्ति विशेष होगा, या संपत्ति, जायदाद या अधिकार से रिलेटेड होगा, या फिर आय व्यय से संबंधित होगा। तो 3 प्रकार के लेन देनों के अनुसार ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इन तीनों अकाउंट के बारे में हम एक एक करके जानेंगे एक चार्ट के थ्रू। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। खाता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक खाता, जिसको वास्तविक खाता कहा जाता है, सॉरी, प्राकृतिक तो इसके प्रकार होते हैं। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता जिसको अवास्तविक खाता भी कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते होते हैं, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते होते हैं और प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते होते हैं। पर्सनल अकाउंट ध्यान रखिएगा 3 तरीके के होते हैं। अब आप ये सोचिएगा कि खाते तो 3 ही तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन में प्राकृतिक, अमूर्त, मूर्त, कृत्रिम, ये किस तरीके के खातों के बारे में बात करता है। तो वो खाते ही होते हैं, लेकिन वो तीनों खाते में से इन सब के पार्ट होते हैं। तो इन पार्ट के बारे में आप जानेंगे। आप जानते हैं कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके के होते हैं। एक प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते होते हैं, यानी नेचुरल पर्सन्स अकाउंट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के खाते को क्या बोला जाता है? अगर कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें मतलब नाम हो, व्यक्तियों के खाते के नाम हो, जैसे श्याम का खाता, रीना का खाता, रिया का खाता, तो इस तरीके के नाम हो। किसी विशेष व्यक्ति के खाते को प्राकृतिक व्यक्तियों का खाता कहा जाता है। व्यक्तियों के खाते मतलब कि किसी के नाम का खाता। और इसके अलावा, नाम तो समझ ही गए आप, इसके अलावा भी पूंजी खाता और आहरण खाता भी प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते के अंतर्गत आता है। दूसरा, कृत्रिम व्यक्तियों का खाता। प्राकृतिक व्यक्तियों के जो समूह होते हैं, नाम के अलावा पूंजी खाता, आहरण खाता, ये सब तीनों का सम्मिलित रूप की बात कर रही हूँ मैं। इनके जो समूह होते हैं, उनके समूह के द्वारा अगर कोई कृत्रिम संस्था बनाई जाए, कृत्रिम संस्था में अगर कोई काम हो रहा है, कृत्रिम संस्था मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बैंक खाता, फर्म खाता, रोटरी क्लब खाता, किसी कंपनी का खाता, तो प्राकृतिक व्यक्तियों के समूह से बनी कृत्रिम संस्थाओं के खाते को कृत्रिम व्यक्तियों के खाते कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है प्रतिनिधि खाता। अब इन्हीं तीनों को रिलेट करके ये बनाया जाता है, ये खाते बनते हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को प्रतिनिधि व्यक्तियों का खाता कहा जाता है। इस वाले अकाउंट में सेवा लेना या देना, सेवा लेने या फिर देने के बदले अदत्त या पूर्वदत्त आय और व्यय शामिल किया जाता है। किसमें? प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते में किया जाता है। जैसे कि अदत्त किराया खाता हो गया, अदत्त मजदूरी खाता हो गया, पूर्वदत्त ब्याज, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते में आते हैं। तो ये था पर्सनल अकाउंट। अब बात करेंगे हम रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक मूर्त वास्तविक खाता होता है, दूसरा अमूर्त वास्तविक खाता। मूर्त यानी टेंजिबल, अमूर्त यानी इंटेंजिबल। मूर्त वास्तविक खाता मतलब कि जिसमें क्रय विक्रय, छुए जाने, मापे जा सकने, देखे जा सकने, इन सारी संपत्तियों के खाते को क्या बोलते हैं? मूर्त वास्तविक खाता।
और अमूर्त खाते क्या होता है, जिसको छुआ और देखा ना जा सके, जो संपत्ति छुए और देखने योग्य ना हो, वो अमूर्त वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। जैसे कि व्यापार चिन्ह हो गया, कोई व्यापार का चिन्ह हो गया। ख्याति खाता मतलब हमने कोई काम कर रखा है, उससे हमको ख्याति मिल रही है, इस तरीके की चीज़ अमूर्त खाते के अंतर्गत आता है। और पेंटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रहेगा, पेंटेड अधिकार जो होता है, पेंटेड अधिकार वो आपके अमूर्त खाते में होता है। पेंटेड अधिकार खाता अमूर्त वास्तविक खाता को कहा जाता है। और इन संपत्तियों को भी मुद्रा में मापा जाता है। अमूर्त संपत्तियां जो होती हैं उनको भी मुद्रा में मापा जाता है और इनका किसी भी व्यापार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है अमूर्त खाते का। तो इस चीज़ को आप समझ गए। अब बात करेंगे लास्ट नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट जिसको कि वास्तविक, अवास्तविक खाता या फिर नाम मात्र खाता कहा जाता है। वास्तविक बार बार मेरी जुबान लड़खड़ा जा रही है। अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, एक आय और हानियाँ और दूसरा आय और प्राप्तियाँ। आय और प्राप्तियाँ, ठीक है, जिसको कि नाम मात्र या अवास्तविक खाता कहा जाता है। ये होता क्या है, नाम मात्र और अवास्तविक खाता, व्यापार संबंधित प्राप्ति जो होती है, हमें व्यापार से रिलेटेड जो प्राप्ति हुआ, आय व्यय हानियाँ जो हुई, उनके खातों को नाम मात्र खाता कहते हैं। जैसे कि वेतन खाता, मजदूरी खाता, हरास खाता, दान खाता, ब्याज भुगतान खाता, ब्याज प्राप्ति खाता, ये सब सारे जो हैं अवास्तविक खाते के में आते हैं। और इन खातों के माध्यम से एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के कुछ आय प्राप्ति और कुछ व्यय की जानकारी प्राप्त होती है कि हमें आय हुआ है या फिर व्यय किया, आय कर किया है हमने कि व्यय किया है, उससे हमें प्राप्ति हुई है या फिर हमें कुछ हानि हुआ है। सारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ख़त्म कर दिया गया है। तो अब अच्छे खासे आप इसके नॉलेजेबल हो चुके होंगे। अब आपको बस 1 से 2 बार और देखना है तो डबल एंट्री सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे टोटल कितने, 25 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो खुद से अटेम्प्ट करिएगा, अच्छा महसूस होगा कि हमने कुछ सीखा है इस वीडियो से, इस चैप्टर से। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लूकास पेसियोली के द्वारा हुआ है। कहाँ के हैं ये इटली के हैं। आगे बढ़ते हैं। और इनकी एक लैटिन भाषा में बुक आपने देखा था जिसमें कि दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में सारी चीज़ें दी हुई है। उस बुक का नाम है डी कंप्यूटिसेट एट स्क्रिप्चरिस। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो इससे पहले भी एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि 1494 में प्रकाशित हुआ था, 1494 में। अगला, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था, अपने आप सबसे पहले आपने कौन सी अवस्था पढ़ी, रोजनामचा पढ़ा, रोजनामचा कहलाती है। हानियों तथा व्ययों को नाम कीजिए और प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए। ये किस अकाउंट पे लागू होता है, याद करिए अच्छे से। नाम मात्र खाता, जिसको अवास्तविक खाता कहा जाता है, कि आपने कितना आय किया है, कितनी प्राप्ति हुई, कितना व्यय किया हुआ है, कितना हानि हुई, पढ़ा आपने अभी, तुरंत जस्ट पढ़ा आपने। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। पाने वाले के लिए नाम, देने वाले के लिए जमा, यानी पाने वाले को क्रेडिट में, डेबिट में, इस तरीके से लिखा जाता है। ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, ये व्यक्तिगत खाते में होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विअंकन लेखांकन के लिए क्या आवश्यक है। प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि इस प्रकार हो कि उसकी कुल राशि का लेखा भिन्न खातों के लाभ और जमा पक्ष में हो। दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है। मतलब बिल्कुल घुमा फिरा के पूछता है, इसका कहने का मतलब है कौन है जन्मदाता, तो लूकास पेसियोली है। दोहरा लेखा सिद्धांत का क्या आशय है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना। स्वामी का खाता किस प्रकार का खाता है, व्यक्तिगत खाता। अप्राप्य ऋण की स्थिति में किस खाते को जमा किया जाता है, देनदार खाते को जमा किया जाता है। बैंक अधिविकर्ष खाता क्या है, किस खाते में आते हैं, बैंक अधिविकर्ष खाता। जो कृत्रिम वाले पढ़ा ना आपने, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत खाते में। अदत्त वेतन किस में आता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में। सामान्य संचय खाता और लाभांश
सामान्यीकरण कोष खाता क्या कौन सा खाता है? सामान्य संचय खाता और लाभांश सामान्यीकरण कोष खाता है नाम मात्र खाता। असमाप्त व्यय है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। व्यापारिक चिन्ह क्या है? अभी आपने जाना। किस अकाउंट में था? वास्तविक खाते में था। वास्तविक खाते कितने प्रकार के होते हैं? रियल और टेंजिबल और इंटेंजिबल में। संयंत्र और मशीनरी खाता मूर्तमान वास्तविक खाता है। व्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जाता है कितने भागों में? 3 भागों में। पेटेंट अधिकार मैंने लिख के बताया था। पेटेंट अधिकार किस में आएगा आपके? अमूर्त वास्तविक खाते में। किससे कितना रुपए लेना है और किससे कितना रुपए देना है, ये जानकारी किस खाते से मालूम, किस में पता चलेगी? व्यक्तिगत खाते में जाता है ये। भूमि खाता किसका उदाहरण है? वास्तविक खाते का। बैंक का खाता क्या है? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, कृत्रिम व्यक्तियों का खाता है। क्रय व्यय हानि और आय व्यय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? नाम मात्र खातों से। व्यापार की वित्तीय स्थिति और आर्थिक सुदृढ़ता की सही जानकारी प्राप्त होती है किस खाते से? वास्तविक खाते से। मरम्मत खाता इनमें से कौन सा है? वास्तविक खाता। उपहार खाता कौन सा है? वास्तविक खाता। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम खत्म हो गया। 3 वीडियो कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो मुझे और प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि आपके अब आगे के जो 2 वीडियो मिलेंगे उसमें एक तो अकाउंटिंग एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके इक्वेशन यानी समीकरण जो पूछे जाते हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं, और इसके बाद आगे कुछ और थ्योरी वाले हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। 2 वीडियो के बाद आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा।